नमस्कार दोस्तों। कोलकाता पुलिस ने नुपुर शर्मा के खिलाफ अब लुकआउट नोटिस जारी किया है। वो नुपुर शर्मा जिनके खिलाफ कई राज्यों में, कई जिलों में, कई थानों में एफआईआर दर्ज है। वो नुपुर शर्मा जिनकी तलाश में मुंबई पुलिस दिल्ली आकर बैरंग लौट चुकी है। वो नुपुर शर्मा जिनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि उनके बयानों की वजह से देश में आग लगी और वो जिम्मेदार है जो कुछ उदयपुर में हुआ। वो नुपुर शर्मा जिन्हें अब तक दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है। क्या उस नुपुर शर्मा को कोलकाता पुलिस, ममता बनर्जी की पुलिस दिल्ली से गिरफ्तार करके ले जाएगी? और क्या वो कर पाएगी? क्या दिल्ली पुलिस, अमित शाह और मोदी की पुलिस ऐसा करने देगी? और कोलकाता पुलिस को, बंगाल पुलिस को क्यों नुपुर शर्मा के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करना पड़ा है? लुकआउट नोटिस का मतलब जानते हैं? जिसके बारे में भागने का अंदेशा हो, देश छोड़ने का अंदेशा हो, पुलिस की पहुंच से दूर जाने का अंदेशा हो, तो लुकआउट नोटिस जारी किया जाता है एयरपोर्ट पर भी और ऐसे तमाम जगहों पर जहां से लगता है कि वो कहीं से फरार हो सकता है, उसकी तलाश के लिए। और बहुत संगीन अपराधों में या ऐसे लोगों के लिए जो पुलिस के शिकंजे से बचने के सारे जतन करते हैं, उनके लिए जब पुलिस को लगता है कि गिरफ्त में नहीं आ रहा है, तब पुलिस लुकआउट नोटिस जारी करती है। कोलकाता पुलिस को, बंगाल पुलिस को नुपुर शर्मा के लिए लुकआउट नोटिस क्यों जारी करना पड़ा और इस लुकआउट नोटिस जारी होने के बाद क्या कुछ हो सकता है, इसको समझते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं कि नुपुर शर्मा ने क्या बयान दिया, क्या क्रोनोलॉजी है, विस्तार से रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन नुपुर शर्मा के खिलाफ फिलहाल दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और एक दो जगह हो सकता है राज्यों में करीब दर्जन भर मामले दर्ज हैं, जिसमें 2 मामले कोलकाता में हैं, बंगाल में। जिन मामलों में नुपुर शर्मा को 2 बार सम्मन किया गया, उन्हें पेश होने के लिए कहा गया, लेकिन नुपुर शर्मा ने कहा कि वो नहीं आ सकती, सुरक्षा का खतरा है। उन्होंने वक्त लिया और पेश नहीं हुई। वो मामला क्या है, कहां दर्ज हुआ? नारकेल डांगा पुलिस स्टेशन है। नुपुर शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई 13 जून को। उन्हें 20 जून को पुलिस के सामने पेश होने के लिए कहा गया। वैसे ही एमहर्स्ट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में 23 जून को एफआईआर दर्ज की गई और उन्हें पुलिस के सामने 25 जून को पेश होने को कहा गया। नुपुर शर्मा ने दोनों सम्मन को नजरअंदाज किया और पुलिस के सामने पेश होने के लिए समय मांगा। अब जब बंगाल पुलिस को लगा कि नुपुर शर्मा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी याचिका नहीं सुनी, नुपुर शर्मा के खिलाफ मामले दर्ज होने के बाद भी वो पेशी के लिए नहीं आ रही हैं। आपको पता होगा कि नुपुर शर्मा को जब लगा कि कई राज्यों में उनके खिलाफ मामले दर्ज हैं और दर दर उन्हें थाने थाने भटकना पड़ेगा, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। और जैसा कि होता है, कई बार बड़ी हस्तियां, नामचीन हस्तियों को राहत भी मिलती है। यह अर्नब गोस्वामी के मामले में हो चुका है, या अमिश देवगन के मामले में हो चुका है कि जो आरोपी होते हैं सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं कि कई जगह मामले दर्ज है, उनको क्लब किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? खारिज किया। कहा हाईकोर्ट जाइए, निचली अदालत में जाइए, और आपने जो किया है वो जघन्य है और आप पर सत्ता का गुरूर है। बाकी क्या कुछ कहा रिपीट नहीं करूंगा। तब बंगाल पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी किया, और इसलिए भी ये लुकआउट नोटिस मायने रखता है क्योंकि 9 जून को ही ममता बनर्जी ने पहली बार ट्विटर पर लिखा था कि बीजेपी प्रवक्ता की वजह से अगर देश भर में अलग अलग जगह पर हिंसा, प्रदर्शन, आक्रोश है, तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए। क्योंकि 8 जून को कई जगहों पर हिंसा हुई थी, तनाव और प्रदर्शन हुए थे। उसके बाद ममता बनर्जी ने फिर अभी बीते सप्ताह फिर ममता बनर्जी ने कहा सख्त कार्रवाई होनी चाहिए नुपुर शर्मा के खिलाफ। और अब बंगाल पुलिस का नोटिस। और खास बात यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा की याचिका खारिज कर दी है, तब अगर नुपुर शर्मा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाती हैं, तो जो कानून के जानकार हैं उनका मानना है कि हाईकोर्ट सारे राज्यों के मुकदमे को क्लब करने का आदेश नहीं दे सकता। हाईकोर्ट एक राज्य का कोर्ट है। अगर हाईकोर्ट आदेश देगा, अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट में जाएंगी, यूपी के मामले क्लब होंगे एक जगह कहीं,
कोलकाता हाईकोर्ट जाएंगी तो वहां बंगाल के मामले क्लब होंगे, वैसे ही मुंबई हाईकोर्ट जाएंगी तो महाराष्ट्र के मामले क्लब होंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा शायद कि वो इलाहाबाद हाईकोर्ट जाएं और बंगाल, महाराष्ट्र, तेलंगाना और बाकी जगह जो मुकदमे हैं वो सब क्लब होके उनके मुताबिक कहीं आ जाए, ऐसा नहीं होगा। इसलिए अब उनको अलग अलग जगहों पर जहां उनके मामले हैं वहां जाना पड़ेगा और हर जगह अलग अलग मुकदमे में कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा। और यही नुपुर शर्मा को डर और चिंता है। अब सवाल उठता है कि नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी के लिए बंगाल पुलिस का अगला कदम क्या होगा। मैंने आपको पहले भी 2 बार वीडियो में बताया कि मुंबई पुलिस दिल्ली में कैंप करके लौट गई, उनके दरवाजे पर नोटिस चिपका के चली गई। मुंबई पुलिस के अधिकारियों ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने भी सहयोग नहीं किया, उनका वेयर अबाउट नहीं पता चल रहा है, कहीं अंडरग्राउंड है, गायब है, छिपी है, पुलिस की पहुंच से दूर है। और दिल्ली पुलिस, कल के वीडियो में आपको विस्तार से बताया था कि दिल्ली पुलिस ने कैसे पहली बार उन पर जो एफआईआर दर्ज की, उनके बयान पर बवाल और विरोध के 10 दिन बाद, और जब एफआईआर दर्ज हो गई उसके 10 दिन बाद नोटिस भेजकर उनका बयान दर्ज किया। दिल्ली पुलिस का उनके प्रति नरम रवैया देखिए। और बयान दर्ज होने के 15 दिन बाद बीत गए, 17 दिन बीत गए, 15 दिन बीत गए, लगभग ज्यादा हो गए, अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो अब नुपुर शर्मा की मुश्किल बढ़ने वाली है। और बंगाल पुलिस और ममता बनर्जी अगर कायदे कानून के हिसाब से नुपुर शर्मा के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करने के बाद उनकी गिरफ्तारी के लिए अगर पुलिस उनकी तलाश करती है तो उनकी मुश्किल बढ़ेगी। लेकिन सवाल उठता है, दिल्ली पुलिस अमित शाह और मोदी के अधीन है, दिल्ली पुलिस क्या करेगी? पहले के मामले में हम देख चुके हैं, तेजिंदर बग्गा के खिलाफ पंजाब पुलिस ने मामला दर्ज करके गिरफ्तारी की कोशिश की तो दिल्ली पुलिस ने कैसे पीछा करके आधे रास्ते से तेजिंदर बग्गा को लेकर वापस आ गई। पूरी पुलिस, पूरा सिस्टम तेजिंदर बग्गा के साथ खड़ा हो गया। क्या वही स्थिति होगी कि बंगाल पुलिस के अधिकारी अगर दिल्ली आकर कैंप करने लगे, नुपुर शर्मा के घर पर छापे मारने लगे, तलाश करने लगे, या किसी जगह लुकआउट नोटिस के मुताबिक उसको इंप्लीमेंट करने लगे, तो दिल्ली पुलिस का रवैया क्या होगा? और क्या बंगाल पुलिस ने जो लुकआउट नोटिस जारी किया है, वो लुकआउट नोटिस दिल्ली में एयरपोर्ट पर उस लुकआउट नोटिस के मुताबिक उस पर अमल होगा? इसको भी समझने की कोशिश करूंगा थोड़ा कानूनी जानकारों से बात करके। फिलहाल नुपुर शर्मा की मुश्किल और परेशानी बढ़ी है और नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी है, वो अब जानते हैं। नुपुर शर्मा के प्रति दिल्ली पुलिस का रवैया, नुपुर शर्मा के प्रति अमित शाह और मोदी की क्या कहें कि नरमी, और नुपुर शर्मा का वो बयान जो कल फिर वायरल हुआ जिसमें नुपुर शर्मा ने ऑप इंडिया, जो एक राइट विंग का एक प्रोपेगेंडा वेबसाइट मीडिया संस्थान है, उसमें भी एक नुपुर जय शर्मा है उसकी एडिटर, उससे बातचीत में खुद कहा था कि मेरे पीछे एचएमओ है, पीएमओ है, पूरी सरकार है। तो नुपुर शर्मा को इस बात का गुमान है और था कि उनके गिरेबान तक पुलिस के हाथ नहीं पहुंचेंगे। लेकिन अब नुपुर शर्मा लुकआउट नोटिस के बाद क्या होता है देखते हैं। अब दूसरा मामला, एक तरफ नुपुर शर्मा, दूसरी तरफ मोहम्मद जुबैर। नुपुर शर्मा जिन्होंने बयान दिया, जिनके बयान पर देश भर में यह स्थिति आई और सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो आपने सुना, और उस नुपुर शर्मा के बयान को जिसने ट्विटर पर पोस्ट किया, उस वीडियो को, बयान क्या कहूं, डिबेट के उस हिस्से को मोहम्मद जुबैर ने, और जिसकी वजह से देश दुनिया को पता चला, उस जुबैर को, नुपुर शर्मा के डिबेट को पोस्ट करने वाले जुबैर को पुलिस ने एक पुराने मामले में, एक पुराने ट्वीट के मामले में, 4 साल पुराने ट्वीट के मामले में न सिर्फ गिरफ्तार किया, पहले 4 दिन के लिए पुलिस कस्टडी ली, और कल जो हुआ वो बहुत चौंकाने वाला है। जुबैर को कल न्यायिक हिरासत में 14 दिनों के लिए भेजा गया। यह तो अदालत का फैसला होता है, किसी को भी अगर अदालत को लगता है इसे जमानत नहीं मिलनी चाहिए तो किसी को कोर्ट भेज सकता है, जुडिशियल कस्टडी में जेल भेज सकता है। लेकिन जुबैर के मामले में मामला कुछ और था। कल उनका 4 दिन हुआ, वो चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में सुनवाई थी, दलील थी उनकी जमानत की अर्जी पर, लेकिन चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की तरफ से फैसला आता कि उनकी जमानत की अर्जी खारिज हुई या क्या हुआ, उससे पहले दिल्ली पुलिस ने मीडिया में
बता दिया कि उनकी जमानत की अर्जी खारिज हो गई और जुबैर को 14 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेजा जा रहा है। सबके लिए शॉकिंग खबर थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। जज साहिबा अभी अदालत में बैठी नहीं है, फैसला सुनाया नहीं है, लंच ब्रेक है और दिल्ली पुलिस के डीसीपी ने मीडिया को बता दिया कि उनकी जमानत खारिज हो गई और 14 दिन के लिए जेल। क्या कहा था कल जब यह खबर आई जुबैर के एडवोकेट ने? पहले उनकी जुबानी सुनिए और सोचिए कि कैसे सिस्टम काम कर रहा है और कैसे इको सिस्टम काम कर रहा है। और यह सवाल साख पर है कि पुलिस को पहले कैसे पता चला कि फैसला क्या होने वाला है, और पुलिस जो चाहती थी कि 14 दिनों के लिए उन्हें जेल भेज दिया जाए, वही कोर्ट से फैसला कैसे आया। यह सवाल बहुत सारे लोग पूछते रहे, लेकिन पहले आप वकील साहब को सुनिए। यह वकील हैं मोहम्मद जुबैर के। बहस हुई थी, बहस के बाद जज साहब ने मैटर को रिजर्व किया था जजमेंट। हम अभी जजमेंट के लिए वेट कर रहे हैं। मैं मोहम्मद जुबैर का काउंसलर हूँ, शौकिक बैनर्जी। अभी तक जज साहब लंच के बाद बैठे नहीं है, बट आई एम शॉक्ड टू सी दैट द डीसीपी केपीएस मल्होत्रा हैज लीक्ड इन द मीडिया कि हमारा बेल रिजेक्ट हो चुका है और 14 दिन का जेसी ग्रांट हुआ है। आई हैव लर्नड दिस बाय लुकिंग एट ट्विटर पोस्ट ऑफ न्यूज चैनल्स हु आर रनिंग दिस न्यूज। There are certain law reporters who have done this news, and they are all citing KPS Malhotra as the source of this information. It is extremely scandalous, and it speaks of the status of rule of law in our country today. And even before the judicial magistrate has sat and pronounced the order, the police has leaked the order to the media. How KPS Malhotra knows what the order is beyond me, and this calls for serious मोहम्मद जुबैर के वकील कल जब अदालत में थे, जब उन्हें शॉकिंग खबर मिली, वो शॉकिंग खबर मीडिया के जरिए वो अदालत में खड़े हैं, लंच ब्रेक है और उसके बाद बाहर ब्रेकिंग न्यूज कि जुबैर की जमानत अर्जी रद्द, 14 दिन की न्यायिक हिरासत। तो शौकिक बनर्जी जो एडवोकेट थे, उन्होंने कहा कि हमारे लिए ये मामला शॉकिंग है, स्कैंडलस है। उन्होंने कहा कि कोर्ट से पहले, कोर्ट का फैसला सुनाने से पहले डीसीपी को कैसे पता चला कि उनकी जमानत की अर्जी खारिज होने वाली है या 14 दिन के लिए वो जुडिशियल कस्टडी में जाने वाले हैं। यह कैसे हो सकता है? यह सवाल तो वाजिब है। और डीसीपी की तरफ से मीडिया को यह खबर या न्यायिक हिरासत में जाने के फैसले की जानकारी और एक्चुअल फैसला जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने सुनाया, उसके बीच 4 घंटे 4.5 घंटे का फासला है। करीब 2:30 बजे डीसीपी की तरफ से मीडिया के ब्रॉडकास्ट ग्रुप में यह खबर डाल दी गई और करीब 7 बजे चीफ मेट्रोपॉलिटन की मजिस्ट्रेट की अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। 4.5 घंटे पहले कैसे पता चला दिल्ली पुलिस को? क्या दिल्ली पुलिस को पहले से पता था यही फैसला होने वाला है? और अगर पता था, उसका आधार क्या था? तो यह एक सवाल है, सवाल पूछ सकते हैं। बहुत सारे लोग फिर ट्विटर पर यह सवाल उठाने लगे, और जब बहुत सारे लोग सवाल उठाने लगे तो डीसीपी महोदय का जवाब आया। दिल्ली के डीसीपी केपीएस मल्होत्रा का, स्पेशल सेल के, साइबर सेल के डीसीपी हैं, वही इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। उनका जवाब आया, सफाई आई। सफाई में जो कहा सुन लीजिए। कोई भी आंख कान नाक जिसको होगा, वो क्या डीसीपी की सफाई पर यकीन करेगा? आंख बंद, कान बंद, दिमाग बंद, तो आप शायद डीसीपी को सही मानेंगे। डीसीपी ने क्या कहा? उन्होंने कहा, मैंने आईओ से बात की थी, शोर शराबे में उनकी बात को ठीक से नहीं सुना और गलती से ब्रॉडकास्ट ग्रुप में यह मैसेज चला गया। यह डीसीपी का कहना है। ऐसा हो सकता है क्या? यह संयोग है या पता नहीं, मत कहा। और कोर्ट में जुबैर के वकील ने पुलिस पर सेलेक्टिव सूचनाएं लीक करने का और भी आरोप लगाया, मीडिया के इस्तेमाल का आरोप लगाया, वो आगे बताता हूं। लेकिन जब डीसीपी की तरफ से खबर चली गई तो बहुत सारे पत्रकार ट्विटर पर लिखने लगे, बवाल मचा। रणविजय सिंह लखनऊ के हैं, युवा पत्रकार हैं। उन्होंने लिखा, 75 साल में पहली बार कोर्ट से पहले पुलिस ने सुनाया सटीक फैसला, रचा गया इतिहास। मनोज कुमार झा आरजेडी के राज्यसभा सदस्य, उन्होंने लिखा, जिन्हें जानकारी हो वो बताएं कि आज से पूर्व कभी ऐसा हुआ था? माननीय न्यायाधीश के आदेश के पहले पूर्व अधिकारियों ने सटीक निर्णय सुना दिया, एकदम सेम टू सेम। क्या सत्यमेव जयते कहना मुश्किल नहीं होता जा रहा? उत्कर्ष सिंह युवा पत्रकार हैं बिहार के, उन्होंने लिखा, पुलिस के सुनाए फैसले पर कोर्ट ने लगाई मुहर, जुबैर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। जी,
पुलिस ये चाहती थी कि 14 दिन के लिए जेल भेजा जाए। पुलिस ने ये मांग की। फैसला आने से 4.5 घंटे पहले डीसीपी की तरफ से, कोई मामूली नहीं, डीसीपी की तरफ से, जो पूरे जांच के इंचार्ज है, प्रभारी है, जिनका विभाग कर रहा, विनोद कापड़ी ने लिखा, पुलिस के सुनाए फैसले पर कोर्ट ने लगाई मुहर। आज जो हुआ, बहुत सारे लोग, ओम थानवी वरिष्ठ पत्रकार रहे, संपादक रहे, पत्रकारिता विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर रहे, उन्होंने लिखा। अरविंद चौहान एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने लिखा। सैकड़ों लोगों ने लिखना शुरू किया। लेकिन क्या फर्क पड़ता है? फैसला कोर्ट से 4.5 घंटे बाद करीब 7 बजे वही आया जो डीसीपी ने करीब 2:30 बजे बता दिया था। उसके बाद कोर्ट में पूरी कोशिश हुई कि कैसे जुबैर को फंसाए रखा जाए और कैसे मोहम्मद जुबैर, जो ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर हैं, जिन्होंने फेक न्यूज के खिलाफ बीते 3-4 सालों में बहुत अहम काम किए हैं और सरकार को असहज करने वाली सैकड़ों फेक न्यूज को एक्सपोज किया है। सरकार, हिंदुत्व और जो इस तरह के कट्टरवादी ताकतें हैं जो देश में नफरत फैलाने के लिए तरह तरह की का प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, उसको एक्सपोज किया है। तो जुबैर को फंसाए रखना है। तो उसके लिए कोर्ट में कल बहुत दलीलें दी गई। उनके मामलों में कुछ, उन पे नए मामले भी जोड़ दिए गए उनके मामले में। और कल हुआ ये कि सरकार, पुलिस की तरफ से, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, उनकी तरफ से सुनवाई के दौरान जो आईपीसी की धारा 120B, क्रिमिनल कंस्पिरेसी 201, सबूत नष्ट करना, और जो विदेशी फंडिंग को लेकर धाराएं हैं, सेक्शन 35 FCRA, ये भी उनके खिलाफ लगा दिया गया और कहा गया कि आरोपी मतलब जुबैर ने पाकिस्तान, अबू धाबी, रियाद, सीरिया और अन्य देशों से रेजर पे पेमेंट गेटवे के जरिए पैसा लिया, जिसमें उनकी पूछताछ की आवश्यकता है। और उसके बाद उनके ट्वीट भी मिडिल ईस्ट के देशों में रिट्वीट होते और एक तरह से विदेशी लिंक साबित करने की कोशिश की। और पुलिस की तरफ से कहा गया कि उनके अकाउंट में करीब 2 लाख, करीब नहीं, सूचना दी गई व्हाट्सएप ग्रुप पर दोपहर में 11 बज के कुछ मिनट पर, जो जानकारी देख रहा हूं इंडियन एक्सप्रेस में और जगह जो छपी है, 11 बजकर कुछ मिनट पर कोर्ट में फैसले के पहले मीडिया में सेलेक्टिव सूचना लीक की गई कि 2,31,933 की फॉरेन फंडिंग मिली। मतलब 2.25 और 2.5 के बीच फॉरेन फंडिंग, बहुत बड़ा अमाउंट भी है वैसे, 2.25-2.5 लाख फॉरेन फंडिंग, और इन देशों से आए हैं, इन देशों से उनके ट्वीट्स हैं। लेकिन जिन देशों से डोनेशन आए हैं उन देशों का नाम और सुन लीजिए, बचे हुए देश, जिसमें न्यू जर्सी भी है, न्यूयॉर्क भी है, कैलिफोर्निया भी, वाशिंगटन भी, टेक्सास भी, बर्न स्विट्जरलैंड में है, स्कॉटलैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है। लेकिन अगर सिर्फ मिडिल ईस्ट सुनेंगे, अबू धाबी, दुबई, रियाद, बहरीन, तो लगेगा कि ये सिर्फ मुस्लिम देश से आ रहे हैं, पाकिस्तान, सीरिया। लेकिन आ तो यहां से भी रहे। लेकिन सवाल उठता, आ रहे हैं क्या? तो संस्थान की तरफ से कहा गया कि ये अगर जो भी उसमें डोनेशन आता है, वो एक गेटवे बना हुआ है, जो भी डोनेशन आता है वो प्रावधान जो है, कानूनी प्रावधान उसके तहत आता है। और वो जो उनकी कंपनी है, प्रावदा मीडिया नाम है शायद, उसमें आता है। जुबैर के अकाउंट में, जुबैर के पर्सनल अकाउंट में कोई पैसा नहीं आता। और हमने किसी रूल का वायलेट नहीं किया, जो उनकी तरफ से, जो प्रतीक सिन्हा की तरफ से, जो अखबार में खबरें देखी है मैंने, कंपनी की तरफ से, कंपनी का नाम प्रावदा मीडिया है, प्रतीक सिन्हा और जुबैर उसके को फाउंडर। अब जांच जो होनी होगी होगी, लेकिन इसमें ईडी की एंट्री हो गई है। कोशिश यही है कि यहां ट्वीट का छोटा मामला है, इसमें बच निकले तो ईडी दबोच ले। और बाहर से अगर किसी ने पैसा दिया, मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है कि अगर 2,31,000 आया, इसमें इरेगुलरिटीज क्या है, कैसे आया, क्या है, आगे जांच में जैसे पता चलेगा वैसे बताऊंगा। फिलहाल कोर्ट में यह तर्क है। वृंदा ग्रोवर ने भी अपना पक्ष रखा, जो उनकी एडवोकेट है। उन्होंने कहा कि ये जानबूझकर जुबैर को फंसाने के लिए किया जा रहा है। मैं जुबैर ये बयान दे रहा हूं, उनकी तरफ से जो वकील ने कहा, मैं पैसे नहीं ले रहा था, यह कंपनी थी, ऑल्ट न्यूज धारा 8 के अंतर्गत एक कंपनी के तहत चलता है, मैं एक पत्रकार हूं, FCRA नहीं ले सकता, यह कंपनी के लिए है, ना कि मेरे लिए, यह मेरे खाते में नहीं गया। जो भी डोनेशन मिला है जुबैर के खाते में नहीं गया, प्रावदा मीडिया नाम की कंपनी के अकाउंट में आया और प्रावधानों के तहत आया। ये जुबैर के पक्ष में जो उनकी वकील है उन्होंने कहा। अब मामला यह है कि अब आगे जो अगली सुनवाई हाईकोर्ट में क्या होती है, कहां अपील करते हैं, उस पर देखना होगा। सुप्रीम कोर्ट जाते हैं जुबैर, लेकिन फिलहाल उन्हें फ्रेम करने और फ्रेम करके फंसाए रखने का मुकम्मल इंतजाम दिल्ली पुलिस के बाद ईडी अगर कर रही है, तो यकीन मानिए ये कोई दिल्ली पुलिस के कमिश्नर
या ईडी के किसी ज्वाइंट डायरेक्टर या डायरेक्टर का मामला नहीं, मामला ऊपर का है। इसको आप समझ लीजिए, बिना ऊपर के क्लियरेंस के नहीं हो रहा है। लेकिन नुपुर शर्मा को बचाने का मामला भी फिर ऊपर का है। जिस नुपुर शर्मा के खिलाफ देश दुनिया में इतना बवाल हुआ, बहुत बार बता चुका हूं, फिर रिपीट होगा, 1.5 दर्जन देशों में हमारे राजदूतों को बुलाकर लेक्चर दिया गया, माफी मांगने को कहा गया, फ्रिंज एलिमेंट कह के पल्ला झाड़ लिया गया, बीजेपी ने पार्टी से निकाल दिया, सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी, अब 48 घंटे हो गए, सुप्रीम कोर्ट इससे ज्यादा क्या कहेगा? यह अलग बात है, सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर नहीं दिया, सवाल वहां भी है, लेकिन जो कहा वो कम फजीहत वाला नहीं है। लेकिन नुपुर शर्मा अभी तक गिरफ्तार नहीं हुई है, तो यह मामला भी ऊपर का है। बचाने का भी मामला ऊपर का है जुबैर को, और जुबैर को फंसाने का मामला भी ऊपर का है, और नुपुर शर्मा को बचाने का भी मामला ऊपर का है। यह हम क्यों न मानने, इसके मानने के पर्याप्त आधार है। और बाकी अभी देखना है कि नुपुर शर्मा लुकआउट नोटिस के बाद अब अगर कोलकाता पुलिस, बंगाल पुलिस नुपुर शर्मा की तलाश में दिल्ली और बाकी जगह छापे मारती है, जाती है या सर्विलांस पर रखती है, तो क्या होता है? बचाने की कोशिश सरकार करती है या पहले वो दिल्ली में गिरफ्तार होती है? फिलहाल इस पर नजर रहेगी। नमस्कार।